देखो, इस सेशन को ना सिंपल रखते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि रैग होता क्या है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको प्रॉपरली समझाया था कि रैग कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इस सेशन को भी एकदम सिंपल एंड स्वीट तरीके से समझाऊंगा कि रैग होता क्या है, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच टेक्निकलिटी, बिकॉज उसके लिए मेरे पास मॉड्यूल 2 है। और अगर आप किसी भी AI ML जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट है जहां पर आप 550 से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो, और एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो boredom.com पे जाके चेक कर लो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है कोई भी AI ML रिलेटेड जॉब के बारे में, तो मैंने लिंक्डइन का लिंक डाल दिया है, वहां पर मुझे टेक्स्ट कर लो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, रैग पढ़ लेते हैं आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड वीडियो इस मॉड्यूल का। एंड इस पूरी वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं कि बेसिक रैक पाइपलाइन क्या है। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि वेक्टर डीबी क्या होता है, इंटरनली उसमें कितने टाइप्स के वेक्टर डीबी होते हैं, चंकिंग कैसे करते हैं, बिकॉज उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड मॉड्यूल 2 है जिसमें मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। और इसके अंदर हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट अभी इस मॉड्यूल के लिए मैं इसको बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि रैग होता क्या है ऑन अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, सो दैट आपको इतना जरूर पता लग जाए कि रैग का मतलब क्या है। रैग की हमने लास्ट सेशन में ये जरूर देखा कि रैग कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है इस वीडियो में देखते हैं। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स थिंक अबाउट अ नॉर्मल LLM। अगेन, जब भी मैं LLM बोलूंगा तो आप समझ सकते हो कि मैं चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा हूँ या जेमिनाई के बारे में बात कर रहा हूँ, वट एवर इट इज। ठीक है, सो मान लेते हैं एक यूजर ने एक PDF भेजा, और ये एक हेल्थ रिपोर्ट था। ओके, एक हेल्थ रिपोर्ट था। ये एक हेल्थ रिपोर्ट था। और और यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई इस हेल्थ रिपोर्ट को समराइज कर दो। समराइज दिस हेल्थ रिपोर्ट। हम सब लोगों ने कभी ना कभी किया है, अनकॉन्शियसली किया है, क्योंकि हमें इसके ड्रॉबैक्स नहीं पता है। ठीक है, मैंने भी किया है और ये प्रॉब्लमैटिक है, मैं बताऊंगा क्यों। ओके, तो मैंने कहा समराइज दिस हेल्थ रिपोर्ट। नाउ आप बहुत सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स LLM को दे रहे हो, चैट जीपीटी को दे रहे हो, जो आपको नहीं देनी चाहिए। इसमें आपका फोन नंबर हो सकता है, आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, आपके जो भी टेस्ट हुए हैं उसके रिजल्ट्स हैं, जो कि आप ओपन सर्वर पर दे रहे हो, विच इज नॉट राइट। ओके, आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स LLM को नहीं देना चाहते हो, राइट। सो यहां से उसने LLM ने आपका प्रॉम्प्ट देखा, समराइज दिस हेल्थ रिपोर्ट, और आपके लिए समरी दे दी, बहुत ही अच्छी समरी दे दी उसने कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इस डॉक्टर से मिलना चाहिए। यस, ओके। अब प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर आपका जो ये डेटा है, ये जो हेल्थ रिपोर्ट है, ये प्राइवेट नहीं रही। आपने इसको क्या किया, पब्लिक कर दिया। तो देर इज नो प्रिवेसी, राइट। और कंपनीज के साथ भी यही प्रॉब्लम है ना। कंपनीज अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सर्वर पर नहीं डालना चाहती। हो सकता है कोई लीगल कंपनी है, लीगल कंपनी के बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे होते हैं, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालना सेफ नहीं है, राइट। हॉस्पिटल्स, अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल के पास बहुत सारे पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिन्हें मे बी वो समराइज करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता, बट आई आई एम वेरी श्योर देयर माइट बी डॉक्यूमेंट जहां पर वो उसे समराइज करना चाहता है, तो उनके पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो पेशेंट का डेटा पब्लिक कर दे, राइट। दिस इज नॉट राइट। ओके, सो इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका यूज किया गया या बनाया गया, विच इज रैग। ओके, नाउ व्हाट इज रैग? RAG stands for retrieval, augmented and generation। अगर आप ये तीनों वर्ड्स को समझ जाते हो, मतलब आपको पूरा का पूरा रैग समझ आ गया। रिट्रीवल मतलब क्या? कोई चीज रिट्रीव करना। कोई चीज रिट्रीव करना। ऑगमेंटेड मतलब ऐड करना। ओके, मैं बताऊंगा इसके बारे में। जनरेशन मतलब जनरेट करना। ओके,
अब आपको पता ही है कि एलएलएम ही जनरेट करता है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी आप उसको क्वेश्चन पूछते हो वो आपके लिए जनरेट करता है, राइट? तो जनरेशन वाला पार्ट कौन संभालेगा? मेरा एलएलएम संभाल लेगा। अब मुझे ये दोनों पार्ट समझना, ठीक है? चलो, लेट्स टेक अ केस स्टडी। छोटी सी केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है राग। ओके। अब बिफोर यूजर कोई क्वेश्चन पूछे, इससे पहले ही हम एक पूरा सिस्टम डिजाइन करके रखते हैं। मैं पहले आपको उस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है। ओके, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वन हो सकता है, दिस कुड बी एसओपीस। ओके, क्या क्या पॉलिसीज हैं वो सब कुछ हम इस एसओपीस में डाल दिया। देन रिपोर्ट्स हो सकती हैं बहुत सारी। पेशेंट की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हो सकती हैं, देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स विच हॉस्पिटल कैन हैव, राइट? तो यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट टू डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट टू, और ये हो गई रिपोर्ट्स। ठीक है। पेशेंट्स का डेटा हो सकता है। पेशेंट्स का डेटा हो सकता है कि कौन सा पेशेंट कौन से वार्ड में है, लॉजिस्टिक वे में जितनी चीजें जरूरत होती है, मेडिसिन का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर पेशेंट्स का डेटा डाल देते। और लेट से डॉक्यूमेंट फोर मैंने बोल दिया कि ये जितना भी लॉजिस्टिक वे का डेटा होता है, मेडिकल मेडिसिन का जो डेटा होता है, ये बोल लेट से। ठीक है। और भी बहुत टाइप का डेटा हो सकता है, बट लेट से मेरे पास यही है। अब इसमें एक और छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं, जो आप लोग अग्री भी करोगे मेरे साथ। हो सकता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है ये पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है ये मे बी इमेजेस हो, राइट? इमेजेस भी हो सकती हैं। ओके। और मे बी सम अदर सॉर्ट ऑफ डेटा, सम अदर सॉर्ट ऑफ डेटा, करेक्ट? ओके, तो ये हॉस्पिटल के पास इतना सारा डेटा है। ओके। और उनको सी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल अपना डेटा प्राइवेट रखना चाहता है, पब्लिक नहीं रखना चाहता। तो उसे इंटरनली एक चैटबॉट बनाने की जरूरत है जिसपे एलएलएम काम करे, बट हम एलएलएम को ये सारा का सारा डेटा ना दे। यही हमारा रिक्वायरमेंट है। चलो, अब हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। ओके, व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ डेटाबेस। तो मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं कि आप इवेंचुअली रैक को इन्वेंट कर पाओ रेदर देन स्टडिंग इट। ओके, तो हम इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास हॉस्पिटल में ये सारे टाइप का डेटा है, और मुझे इस सारे टाइप के डेटा के साथ एक चैटबॉट बनाना है। चैटबॉट बनाना है जिसके बाद अगर यूजर इस डेटा में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, बिकॉज दिस डेटा कुड बी, लेट्स से दिस डेटा इज एंटायरली ऑफ 1 लाख पेजेस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। एक नॉर्मल हॉस्पिटल में भी 1 लाख पेजेस हो सकते हैं, राइट? अब ऑब्वियसली 1 लाख पेजेस आप मैनुअली याद नहीं रख सकते, और आप अगर कोई चीज ढूंढ भी रहे हो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक चैटबॉट बनाया। और हम चाहते हैं कि जब भी यूजर इस इंफॉर्मेशन में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो चैटबॉट उसे आंसर करे। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस से बना देता हूँ। जब भी यूजर इस चैटबॉट में से आएंगे, ये चैटबॉट कैसे बना है, डेटाबेस क्या है, मैं आ रहा हूँ। मैं इसमें एक आपको आउटलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, कि जब भी यूजर इस चैटबॉट में से कोई क्वेश्चन पूछे, तो ये चैटबॉट मुझे आंसर कर पाए। ओके, अब आंसर कर पाए के साथ साथ सही आंसर कर पाए। ठीक है, इट शुड गिव मी द करेक्ट फैक्ट्स एंड नो हेलुसिनेशन। आऊंगा उसके ऊपर मैं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। बट ये याद रखिएगा कि ये भी एक मेजर चीज है जिसकी वजह से हम रैक को यूज करते हैं। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की है। ठीक है। नाउ अब मेरे पास ये सारा डेटा है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा एक डीबी। ठीक है, डेटाबेस। और यहां पर हम एक्चुअली डीबी नहीं बनाते, सिर्फ डीबी नहीं बनाते, हम बनाते हैं वेक्टर डीबी। ओके, वेक्टर डीबी। अब नाउ व्हाट इज वेक्टर डीबी? व्हाट इज वेक्टर डीबी? चलो, वेक्टर डीबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले
वेक्टर डीबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो हम लोग डेटाबेस में, जो हम ये नया डेटाबेस बना रहे हैं ना, हम इसमें डायरेक्टली डेटा नहीं डाल देते, हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल देते। उसका एक मेजर रीजन है रिट्रीवल, और वो भी फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, अब देखो, जब यूजर कोई चैटबॉट से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसको 1 लाख डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं वहां पर। ओके, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल भी लिया। अगर यूजर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल यूजर पूछ रहा है कि आईसीयू का रात को 10 बजे के बाद का प्लान क्या है, एसओपी क्या है, मुझे वो रिट्रीव करो। अब मेरे चैटबॉट को इस पूरे 1 लाख पेजेस में से सर्च करना पड़ेगा। ये सर्च करना पड़ेगा कि एसओपी आईसीयू की कहाँ मेंशन। और ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत टाइम है। आप जब भी एलएलएम पे जाते हो, चैट जीपीटी पे जाते हो, तो आपको क्विक आंसर चाहिए, आप वेट नहीं करना चाहते हो। तो लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, राइट। इस वजह से हम नॉर्मल डीबी में इसको स्टोर नहीं करते, हम इसे वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब नाउ वेक्टर डीबी क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ वेक्टर डीबी का। आई एम होपिंग कि आपको वेक्टर्स ऑलरेडी पता है, अगर आप एआईएमएल के वर्ल्ड से आ रहे हो। अगर नहीं पता है तो एक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हे माय नेम इज निशेष। ओके, दिस इज अ सेंटेंस। नाउ इस सेंटेंस को मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, लेट्स से मैंने इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। मैंने कहा इस सेंटेंस को अगर मैं मैथ्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 3 7 2 6 1 2 7 9। ओके, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। आप बोलोगे ये क्या है, मतलब कुछ भी लिख रहे हो क्या? एक्चुअली इसी को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, उसके लिए आपको एम्बेडिंग्स पढ़नी पड़ेगी। ओके, जिसमें हम ये सीखते हैं जिसमें हम ये सीखते हैं कि हम एक वर्ड को एक वर्ड को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, या फिर एक सेंटेंस को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, बाय द वे मैं इसके बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगर वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है या सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास बहुत टाइम से, एनएलपी के स्टार्टिंग से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के स्टार्टिंग से इसके लिए टेक्नोलॉजीज नहीं बोलेंगे, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिदम्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैग ऑफ वर्ड्स, राइट, which then we have TF-IDF, then we have word2vec. Word2vec eventually is a very good algorithm जो हम पहले बहुत यूज किया करते थे। ग्लोव, ठीक है, फिर वी हैव बोट। ओके, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ट्रांसफॉर्मर्स का भी एक पार्ट है जो इसको सेंटेंस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर पाता है। बात करेंगे इसके बारे में कभी। और ऐसे बहुत सारे एम्बेडिंग एल्गोरिदम्स हैं जो क्या करते हैं, जिनको आप एक सेंटेंस देते हो और वो उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दे, एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब कोई पूछेगा इसकी जरूरत क्यों है। अगेन गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मशीन को या किसी भी कंप्यूटर को, प्रोसेसर को वर्ड समझ नहीं आते हैं, उसको सेंटेंस समझ नहीं आते हैं, उसको नंबर समझ आते हैं। जब आप एलएलएम पर कुछ लिखते हो ना, जब भी आप चैट जीपीटी जेमिनी पे कुछ लिखते हो, तो वो उस सेंटेंस को एम्बेडिंग में ही कन्वर्ट कर रहा होता है इंटरनली। उसको नहीं पता कि यू नो वर्ल्ड क्या है, वर्ड्स क्या है। इवेंचुअली इट डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इट अंडरस्टैंड मैथ्स, जो कि कन्वर्ट हुआ है एम्बेडिंग फॉर्मेट में। ठीक है, एंड यू विल बी ऑब्वियसली, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सरप्राइज होगा कि कैसे इतना एक्यूरेट मैथ में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज नाउअडेज एलएलएम इजिली आंसर्स ऑल आर डाउट ना, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर वो इजिली दे पाता है। मतलब जो एम्बेडिंग्स बन रही हैं, जो वेक्टर बन रहा है, वो काफी एक्यूरेट है, राइट। सो अभी के लिए जस्ट समझ लो कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं
जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इन टोटल मेरे पास डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, अप टू डॉक्यूमेंट 100। ओके, एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग सिंपल हियर। डॉक्यूमेंट 1 का मैंने एक वेक्टर बना दिया। अगेन, ये वेक्टर कितने डायमेंशन का है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 डायमेंशन का वेक्टर है। तो क्या हम 5 डायमेंशन की वेक्टर बनाते हैं? नहीं। दिस इज जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब हम एक्चुअली कोड में देखेंगे इन नेक्स्ट मॉड्यूल, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि डायमेंशन का साइज क्या होना चाहिए, क्या वो फिक्स होता है, क्या वो वेरिएबल होता है। अभी के लिए जस्ट लेट्स कीप इट सिंपल, बिकॉज आइडिया है रैक को ओवरऑल समझने का, ना कि उसके इंटरनल डिटेल्स में जाने का। ठीक है, देन अगेन हमको सारे वेक्टर्स को सेम डायमेंशन का ही बनाना है। ठीक है, तो ये अगेन 5 डायमेंशन, जब मैं डायमेंशन बोल रहा हूँ मतलब उसमें कितनी वैल्यूज आ रही है। ओके, आप इस डायमेंशन को अगर मैं आपको क्विकली बता पाऊँ, तो आप इस डायमेंशन को ऐसे भी समझ सकते हो। जब आप एक पॉइंट लिखते हो, जब आप मैथ्स में एक पॉइंट लिखते हो, लेट्स से 2,3, 2,3, तो आप इसको कैसे हाईलाइट करते हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आप 2 लिखते हो और वाई पे 3 लिखते हो, ये वो पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट का डायमेंशन लिखना होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू लाइक 2 3। दिस इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। ओके, फॉर दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को मैं वेक्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, हम आएंगे इसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो यहां पर मैंने 100 वेक्टर्स बना दिए। ठीक है, और इन्हें स्टोर कर लिया है। इसी को मैंने बोला वेक्टर डीबी। इसी को मैंने बोला वेक्टर डीबी। ओके। ओके, सो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है जिनके वेक्टर्स हमने बना लिए हैं विद सम एम्बेडिंग एल्गोरिदम्स, और हमारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स के 100 वेक्टर्स आ गए। ठीक है, ये हमने वेक्टर डीबी में स्टोर कर लिया। नाउ मान लेते हैं यूजर आया। अब यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एक इंग्लिश क्वेश्चन होगा या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। मान लेते हैं ये कोई इंग्लिश क्वेश्चन था, और इवेंचुअली लेट्स से उस क्वेश्चन का जो आइडिया है वो है कि भाई रात को 10 बजे के बाद व्हाट इज द एसओपी फॉर एन आईसीयू। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन यू लाइक, ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो उस क्वेश्चन को, जो कि हमारे लिए अभी इंग्लिश में है, हम उसके ऊपर भी, उस इंग्लिश क्वेश्चन के ऊपर भी ये एम्बेडिंग एल्गोरिदम लगाएंगे और उसके लिए भी वेक्टर निकालेंगे। ओके, तो हमने ये जो इंग्लिश क्वेश्चन यूजर ने पूछा, उसको भी हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज सी, एट द एंड मुझे क्या चाहिए? आइडिया क्या है कि जो भी क्वेश्चन यूजर पूछेगा, उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे वेक्टर डीबी में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स इस वेक्टर डीबी में एग्जिस्ट करते हैं, वो मुझे चाहिए। यस, फाइन। नाउ व्हाट आई डू इज व्हाट आई डू इज नाउ मान लेते हैं ये मेरा एम्बेडिंग वेक्टर है। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ एम्बेडिंग, और लेट्स से इसको बोल देते हैं क्यू क्वेश्चन एम्बेडिंग। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था डेटाबेस बनाना। सेकंड स्टेप था यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा उसकी भी एम्बेडिंग वेक्टर बना लिया, और उसको मैंने नाम दे दिया क्यू एम्बेडिंग। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट 1 का जो वेक्टर है वो V1 है, ये V2 है, ये V100। ठीक है, अब आगे चलते। थर्ड स्टेप, अब हम निकालेंगे सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी किसके बीच में? अब मैं क्या करूंगा ना, मेरा जो क्यू एम्बेडिंग है, जो वेक्टर मैंने अभी अभी बनाया है, मेरे यूजर का जो क्वेश्चन था उसका जो मैंने वेक्टर बनाया है, अगेन ये भी 5 डायमेंशन का ही होना चाहिए। यस, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डायमेंशन का है। इसकी सिमिलैरिटी मैं निकालूंगा किसके साथ? मेरे वेक्टर V1 के साथ। वेक्टर V1 क्या था? मेरा डॉक्यूमेंट 1 का वेक्टर। मेरा डॉक्यूमेंट 1 का वेक्टर, ये होगी मेरी सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलैरिटी 1, जिसमें मैं सिमिलैरिटी निकाल रहा हूँ मेरे एम्बेडिंग एम्बेडिंग जो कि क्वेश्चन एम्बेडिंग है, जो यूजर ने पूछा है, और जो पहला डॉक्यूमेंट था उसके बीच में। ठीक है। फिर ऐसे ही मैं सिमिलैरिटी निकालूंगा क्वेश्चन एम्बेडिंग के और वेक्टर V2 के बीच में। ठीक है। अगेन सेम 5 डायमेंशनल वेक्टर, एंड दिस इज वेक्टर V2। डॉक्यूमेंट 2 का जो वेक्टर था ये V2 है। दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे करते 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 मैं 100 सिमिलैरिटी निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 100 डॉक्यूमेंट्स है। एंड देन क्यू एम्बेडिंग, इसकी मैंने सिमिलैरिटी निकाली वेक्टर V100। ठीक है, अब आप बोलोगे सिमिलैरिटी निकालेंगे कैसे? इसके बारे में भी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे। अगेन मैं मान सकता हूँ आप बोलोगे हर चीज नेक्स्ट मॉड्यूल में ही बात करनी है क्या? हाँ, बिकॉज यार ये जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये इटसेल्फ बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर मैं इसी मॉड्यूल में कर लूंगा, देन आई हैव टू क्लब बोथ द मॉड्यूल्स, एंड पूरा का पूरा जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है, दैट वोंट बी नाइस। ओके। आपको समझेगा, आप जब सेकंड मॉड्यूल में जाओगे आपको समझेगा कि मैंने ये पूरा आउटलाइन क्यों दिया है। ओके। अभी के लिए बस आप ऐसे समझ लो, अगर आप AI ML के बैकग्राउंड से आते हो, आपने मशीन लर्निंग कभी पढ़ा है, सो दिस इज नथिंग बट कोसाइन सिमिलैरिटी। ओके। अगर आपने कभी यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर वो फिट नहीं बैठता है। उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम इस वेक्टर का और इस वेक्टर के बीच का कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास स्टेप 3 के बाद क्या आया? स्टेप 3 के बाद हमारे पास 100 वैल्यूज आई सिमिलैरिटी की, S1 S2 S3 अप टू S100। ये जो सिमिलैरिटी है ना, ये मुझे ये बता रही है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो डॉक्यूमेंट 1 है या डॉक्यूमेंट 1 का वेक्टर है, वो कितने सिमिलर है। अब अगर मैंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन है कि ICU के SOPs क्या होते हैं रात को 10 बजे के बाद, तो इस वेक्टर, ये जो मेरे पास 100 वेक्टर्स हैं या 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे इस क्वेश्चन से क्लोजर होंगे, उनकी वैल्यू बढ़ी आएगी, मैथमेटिकल वैल्यू बढ़ी आएगी। मान लेते हैं वेक्टर 1 एक्चुअली आईसीयू की SOP के बारे में ही है। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 के क्लोज आएगी। सिमिलैरिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं वो 0.95 आई। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर और ये डॉक्यूमेंट और जो मेरा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, वो आपस में सेम है। और मान लेते हैं वेक्टर 100 इज ऑल अबाउट रिपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट, और इसकी वैल्यू है 0.001। इसका मतलब है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों वेक्टर्स आपस में बिल्कुल भी क्लोजर नहीं है, तो इसे हम लीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो जब स्टेप 3 के बाद मेरे पास ये 100 वैल्यूज आती हैं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद टॉप के वैल्यूज निकाल लेता हूँ। अब आप बोलोगे के क्या है? अगेन ये मैं मेरा फेवरेट आंसर है इसमें, कि के की बारे में भी हम बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट अभी के लिए आप मान लो कि के एक नंबर है। ठीक है, के का वैल्यू मान लेते हैं 3 है। मतलब आप टॉप 3 सिमिलैरिटी स्कोर्स वाले डॉक्यूमेंट निकाल लो। ओके। यू विल एक्चुअली गेट टॉप 3 सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट्स। मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट का स्कोर, जिन भी 3 डॉक्यूमेंट्स का स्कोर सबसे ज्यादा आया होगा, आप वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लोगे। मान लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स है S1 S15 S21, मान लेते हैं। ठीक है, ये तीन डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे क्वेरी वेक्टर के सबसे क्लोजेस्ट है।
ठीक है, नाउ व्हाट यू डू। अब मैं आपको उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ जो हमने स्टार्ट में देखा था। अब आपको वो शायद और क्लियर दिखेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, उनका वेक्टर डेटाबेस बनाया। ठीक है, फिर यूजर ने क्वेश्चन पूछा, यूजर यूजर के क्वेश्चन का हमने वेक्टर बनाया, वेक्टर डीबी से उसे सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी निकाली, टॉप के चंक्स निकाले। टॉप के मतलब अगेन के का वैल्यू, के इज अ नंबर, कैसे निकालते हैं बात करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ के कैसे निकालेंगे, मतलब के का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, वो हम बात करेंगे बाद में। अभी के लिए मान के चलते हैं के का वैल्यू 3 है, तो टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स निकालें। ठीक है, अब बहुत सिंपल है चीजें। अब आप क्या करोगे, स्टेप 4 क्या है, एक्चुअली स्टेप 4 यही था। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 बहुत सिंपल है। स्टेप 5 में आप यूजर की क्वेरी जो यूजर ने पूछी थी, लेट्स से क्वेश्चन बोला था हमने, यूजर की क्वेरी, यूजर की क्वेरी, और जो हमारे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आए हैं, विच इज S1, S15 और S21। ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें हमने रिट्रीव किए हैं गाइस। ओके, ये जो हमारा स्टेप है ना, इसी हम रिट्रीवल बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट रिट्रीवल, वी कॉल इट रिट्रीवल, राइट, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया है। ओके, ये जो सेकंड स्टेप है, इसे बोलते हैं ऑगमेंट, मतलब ऐड करना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, यूजर क्वेरी को, और ये जो मेरे यूजर क्वेश्चन को, और ये जो मेरे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स है, इन दोनों को एलएलएम में डाल रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन। तो हमने पहले ठीक वाले डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया, फिर ऑगमेंट किया, साथ में ऐड किया। ठीक है, अब एलएलएम क्या करेगा, इन दोनों, अब देखो, अब एलएलएम के पास बहुत सिंपल चीज है। एलएलएम बोलेगा ओके, अब एलएलएम मतलब कोई भी जीपीटी, जेमिनाई, वॉट एवर यू वांट टू टेक, यूजर का क्वेश्चन देखेगा और अब इन्हीं डॉक्यूमेंट में से उसे सर्च करना है। ओके, तो हेलुसिनेशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट में ये बोल देंगे उसको, सिस्टम प्रॉम्प्ट में ये एलएलएम को बोल देंगे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर इन डॉक्यूमेंट में से नहीं मिलता है, तो आप सीधा बोल दो आई डोंट नो, डू नॉट हेलुसिनेट, राइट। विद दैट हम उसको ये भी बोलेंगे कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, उसके साथ साथ उसके सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम भी बताओ। ओके, इसे हम बोलते हैं ग्राउंडेड आंसर्स। ग्राउंडेड हो गया मेरा आंसर। ठीक है, या साइटेशन, मतलब मैं हर क्वेश्चन का, या जो भी आंसर मुझे एलएलएम देगा इस डॉक्यूमेंट्स में से ढूंढ के, वो आंसर का सोर्स क्या है वो भी मुझे एलएलएम बता रहा है। तो इसमें हेलुसिनेशन का चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। और इस तरीके से हम मॉडल को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि क्या एलएलएम ने सही आंसर दिया है या अभी भी वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अगेन इवैल्यूएशन की बात हम मॉड्यूल 3 में करेंगे, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। बट अभी के लिए ये जो तीसरा पार्ट है जहां पर एलएलएम आंसर जनरेट करेगा, उसे हम बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, सो पहले रिट्रीव किया, फिर ऑगमेंट किया, ऐड किया, एंड देन जनरेट किया आंसर आपने। ठीक है, तो दिस इज हाउ रैक का ओवरऑल पाइपलाइन कैसे काम करता है, बेसिक रैक। ये पूरा का पूरा सीरीज ही रैक पर है। आप सोचो, इसमें, इस छोटी सी चीज में इतने सारे चीजें होती हैं, इतने सारे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं कि इसको पढ़ने के लिए आई थिंक हमें 5 मॉड्यूल्स करने पड़ेंगे, एंड ऑलमोस्ट मोर देन 350 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल पे। सो ये डॉक्यूमेंट बाय द वे आप वॉरिदम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। सो अगर आप वॉरिदम.com पे जाते हो और लाइव सेशन वी प्रेप पे जाते हो, तो वहां पे वी प्रेप पे आप लॉग इन करोगे, तो आपको यहाँ पर रैग मॉड्यूल 1 में पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। और ये डीपीपी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी मैं क्लास में लेने वाला हूँ, सेशन में लेने वाला हूँ। और प्रैक्टिस शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें अराउंड 75 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कमिंग हियर,
सो मान लेते हैं यूजर क्वेश्चन था व्हाट इज अपोलो सेप्सिस प्रोटोकॉल। यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा, हम इस यूजर के क्वेश्चन को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस वेक्टर एम्बेडिंग को सर्च करेंगे मेरे वेक्टर डेटाबेस में जो मैंने ऑलरेडी बना लिया होगा। एंड देन फाइंड टॉप के मैचिंग चंक्स, मतलब अभी के का वैल्यू 3 मान लो, तो टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स में निकाल लूंगा। मान लेते हैं वो 3 डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आईसीयू के एसओपीज है, ड्रग फॉर्मुलरी है और एनएबीएच के सर्कुलर्स है। अब ये तीनों की तीनों डॉक्यूमेंट्स को मैंने चंक कर दिया है, मैंने ऑगमेंट किया। जब मैं ऑगमेंट बोल रहा हूँ, ऑगमेंटेशन के बारे में भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट ऑगमेंट का मतलब है जहां पर आप एलएलएम को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसे यूजर की क्वेरी दे रहे हो और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दे रहे हो। ठीक है, तो सिस्टम बोल रहा है आंसर ओनली फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप बाहर से अपने प्री ट्रेन्ड नॉलेज से आंसर नहीं कर सकते। ओके, देन कॉन्टेक्स्ट हो गया चंक्स, जो भी हमने ऊपर मैं बताऊंगा आपको चंक्स किसे बोलते हैं बाद में। ठीक है, अभी के लिए मान लो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये चंक्स है मेरे। एंड देन यूजर का क्वेश्चन, और फिर एलएलएम रीजन करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। जीपीटी हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, और आपको ग्राउंडेड आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर एलएलएम कोई गेसिंग नहीं कर रहा है, इन्वेंट नहीं कर रहा है। और अगर उसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले तो ही वो आंसर करेगा, अदरवाइज वो बोल देगा आई डोंट नो। और अगर मिल गए तो वो ग्राउंडेड आंसर देगा और आपको सोर्स भी बताएगा कि मुझे ये आंसर इस सोर्स से मिला है, पर आईसीयू एसओपी वर्जन 3.2.7 एस्केलेट विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये था इस पूरे वीडियो का पर्पस कि आपको बेसिक रैक की पाइपलाइन बता दूं। अगली क्लास में, अगली वीडियो में, क्लास नहीं अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैग, फाइन ट्यूनिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये भी एक मेजर मिसकंसेप्शन है, लोगों को नहीं समझ आता है कि फाइन ट्यूनिंग, रैग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। ओके, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।